खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें हैं। पीएम साहब ने कुछ दिनों से एक बयानिया उसको तश्कील दे रहे हैं कि इदारों को कौन लड़ा रहा है या इदारों के ख़िलाफ़ कौन उन्हें हदफ तनकीद बना रहा है। इस पर जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश की। इस पर बात करेंगे। ये बताया जा रहा है कि दोनों सूबों में एक वक्त इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। ये क्या मामला है? और फिर हुकूमत ये कहनी बड़ी अच्छी बात है, 100 रुपया की सब्सिडी देगी तेल पर, तेल सस्ता करेगी। कुछ लोग इतराज़ भी करते हैं, मगर करो, ज़रूर सस्ता करो, आवाम पर ज़रूर बोझ डालना है, अपने अमीर तबकात पर बोझ डालें। और डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, इसका क्या इन्हिसार चीन पर है और मामलात कहाँ फंसे हुए, इस हवाले से हमारे साथ एक माहिर मईशत भी होंगे हमारे साथ। बड़ी साहब, इदारों को लड़ाने की कौन कर रहा है? ये कहा है पीएम साहब ने, तो खुल के खैर बात की है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि जनाब हम मजबूत फ़ौज, मजबूत आर्मी चीफ का जो इंस्टीट्यूशन है वही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बात नहीं फरमानी चाहिए थी कि अदारों को कोई लड़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सहाफ़ी ख़बर देता है जिसका काम है। जो हुकूमत होता है ना, उसका काम होता है कि कानून पर इम्प्लीमेंट कराना। पॉसिबल है कि उन्हें ये बात नागवार गुजरी हो कि चंद रोज़ कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था। हाँ जी। फिर उन्होंने 2 साबिक़ जस्टिस साहबान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, आसफ सईद खोसा, साकिब निसार और हाज़र सर्विस 2 जज साहबान पर। तो पीएम हो सकता है कि उन्हें मरियम साहब की ये बात ना गुजरी, और अच्छी बात है। देखें, वो आप समझते हैं कि उसकी रिएक्शन में ये ट्वीट उन्होंने किया है? देखें, और बादी नज़र में मेरी इमरान खान साहब से आज बहुत तफसीली मुलाकात हुई है, बड़ी डिटेल। उनका तो मौक़िफ़ ही एक है। उन्होंने कहा मेरे एक दावा है कि जब तक फ़ौज मजबूत रहेगी पाकिस्तान मजबूत रहेगा। उनका तो एक कहना था कि मैं तो वो आदमी हूँ कि जो एक कातलाना हमला मुझ पर हो गया, मैं पहले लाहौर हाई कोर्ट में अदालत के लिए पेश होने के लिए गया, जो हुक्म था। अदालत में जाता हूँ फिर 4 पर्चे हो जाते हैं। कहते हैं फिर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मेरे घर बुशरा बीबी अकेली होती है, उधर पुलिस लश्कर कशी कर देती है, और जुडिशल कम्प्लेक्स पे 20 नामालूम लोग कातलाना हमला कर देते हैं। लेकिन मैं अदालत के रूबरू पेश हुआ जाके अदालत में, अगर मैं ना निकलता तो अब बादियुल नज़र में मैंने तो कभी इमरान खान साहब से अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी नहीं देखी। आपको शायद याद नहीं है, गुजरांवाला में जब PDM के जलसे होते थे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मोहतरम क्या नाम है, फजलुर रहमान साहब, वो गालबन उस वक्त अदारों पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। अदारे तो मेरे हैं, क्या आप अदारों पे तनकीद बर्दाश्त करेंगे? हाँ, कुछ अगर 1-2 चीदा लोग कहीं गलत कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करने में कोई मज़ायका नहीं। अगर वो इदारे जो हैं वो हमारे मफाद में जो रहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। अगर वो इंसाफ पर तुल जाएंगे या फेयर रहने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उन पर चढ़ाई करेंगे। ये तस्वीर आ रहा है। नहीं, देखे नहीं, मरियम नवाज साहबा की अब ख्वाहिश का जो इजहार खुद मोहतरमा फरमा चुकी हैं कि मेरे पहले वालद के मुकदमात ख़त्म करो, केस तमाम ख़त्म करो। वो तमाम अदारों ने ही इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें सिविल अदारों के अलावा MI और ISI के साहबान भी शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। अब वो कह रही हैं कि इमरान खान पर भी लेवल प्लेइंग, क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, लेवल फील्ड बताएं। तो इमरान पहले तो फिर इमरान खान को 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ, फिर तो यही है ना। फिर उनको 4 फ्लैट भी खरीदवाएं वहाँ पे, फिर उनके महफिल फ्लैट लेके दें, फिर उनकी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर बनाए, फिर तोशाखाना वो चंद 3-4 चीज़ें लें तो केस। तो आप पहले फिर उन पर कातलाना हमला हुआ, खुदा ना खास्ता, मैं तो कभी नहीं कहूँगा किसी और लीडर पर हो। तो क्या ये बिल्कुल ना समझो वाली बात है कि लेवल फील्ड बिल्डिंग? हाँ, अवाम के पास जाए। इलेक्शन होते इसी 2018 की असम्बली को मोहतरमा मरियम नवाज ने जाली फ्रॉड करार दिया है, और इसी पर मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद का इस्तीफ़ा मांग रहे थे। तो अगर ये समझते हैं कि इनकी इन बातों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अदारों में तकसीम होगी तो अदारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम नहीं जाएगी, ये मैं आपको लिख दूँ।
अदारों पे हमला आपको पता है किसकी हिस्ट्री है, नहायत एहतराम से। लेकिन यार एक कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत क्या है? एक हमारा अहदा है, अहम अहदा है, उसका पाकिस्तान के तनाजुर में उसकी अहमियत और ज़्यादा है, तो उसको नाम लेके मैं ये वज़ीर आज़म साहब के फरमाना सुन नहीं सका। उन्होंने क्या कहा? अदारों को कौन हम नहीं चलाते, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हम नहीं चला सकते, ना चलाएंगे, क्योंकि लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने चूँकि जब बात की हो तो वो फिर ज़ाहिर हमें रिपोर्ट तो करनी पड़ती है। मगर सवाल ये है कि इस तरीके से देखिए गुजारिश ये है कि मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ मरियम साहब को समझाना चाह रही हैं, शायद आज या कल उनकी मुलाकात भी हुई है। अच्छा, आज आपकी जो मुलाकात हुई है उस पर आपने ज़्यादा रोशनी नहीं डाली। काजी साहब, इमरान खान साहब, मैं आपको मुख्तसर और जामिया बता दूं, इमरान खान साहब जो बच के आ गए हैं ना, वो मौजज़ा है। इस्लामाबाद से उनका बच के आना मौजज़े के अलावा कुछ नहीं है। 5 दफ़ा उनकी गाड़ी को अकेला किया गया, अकेला। उधर 20 ऐसे जिन्होंने कुछ तस्वीर उन्होंने अकेले से मुराद ये है कि पिछले काफिले को काट दिया गया। इमरान खान साहब जा रहे थे ना, तो जैसे ही टूल प्लाजा पे आए तो उधर एकदम कट कर दिया, रोक दिया, वो आगे चले गए। लेकिन हज़ारों की तादाद में आगे लोग आ गए। फिर श्रीनगर हाईवे पर गए, उधर हज़ारों की तादाद में आ गए। जुडिशल कम्प्लेक्स गए, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और वो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं उनके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कार्रवाई करा ली तो इमरान खान की मुबैना कत्ल के असल साजिशी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। कादी साहब, इमरान खान साहब अगर बच के आए हैं, देखें एक तरफ वो लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जाते हैं इस्लामाबाद। 5 दफ़ा उनकी गाड़ी को अकेला किया जाता है और लातादाद शेलिंग की जाती है। मैं मुराद सईद को इधर मर्द का बच्चा कहूँगा, मर्द का बच्चा, कि क्या हालात होंगे कि जज साहब ने कहा ठीक है गाड़ी में हाजिरी लगा, पीछे उनके घर हमला कर दिया। उनकी अहलिया अकेली थी। लेकिन इमरान खान कोई और होता लीडर, वो पहले अपने घर वापस आता, वो कहता अदालत में चले जाऊँगा, मेरे घर हमला कशी हो गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने वो पता चल गया है उनके और अदारों के दरमियान कोई तकसीम करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कल भी हमें अदलिया पे यकीन था, आज भी फ़ौज हमारी थी, कल भी हमारी फ़ौज है और आइंदा भी मजबूत फ़ौज। उन्हें पता है कि नून लीग वाले तो यही बयानिया रहा है। उन्होंने तो कभी भी, मैं नहीं समझता खान साहब ने या उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात हो। मैं कुछ उनके खदशात आपको सुनवाना चाहता हूँ जो खान साहब ने जिनका इज़हार किया। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के, पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला, उधर भी ये कत्ल करेंगे। देखें कादी साहब, इस हवाले से भी आपकी बात हुई उनसे? बहुत ज़्यादा। क्या बहुत तफसीलात। देखें कादी साहब, जो वज़ीराबाद पे हमला हुआ था उसकी इतलात भी इनको पहले थी। और आप यकीन नहीं करेंगी, पाकिस्तान के अदारे भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत अजीज समझते हैं। उन्हें कल जब वो परसों जुडिशल कम्प्लेक्स में गए, उन्हीं के किसी मौसन ने, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के लोगों ने बताया कि सर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, पीछे बहुत सारा लोग हैं, आप पर हमला होगा और एक प्रिजन वैन भी है। तो इमरान खान साहब को अब ये यकीन है कि जिस तरह से अवाम में शऊर पैदा हो चुका है, मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि जिन्होंने इमरान खान पर हमला किया उसके पसे पर्दा कौन से हाथ थे। ठीक, एक तरफ वो अदालत जाते हैं, मुझे देखे ना 5 दफ़ा आप उनके काफिले को अकेला करते हैं, उनकी गाड़ी में जुडिशल कम्प्लेक्स में वो जाते हैं, ऊपर से पथराव होते हैं, ऊपर पुलिस खड़ी होती है। इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए यार। एक साबिक वज़ीर आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फ़राइज़ में शामिल है कि हर शख्स की जानो माल की हिफाजत करे। तो अगर उन्हें खदशा है तो भाई क्यों आप उनको, अगर उन पर हमला करने वाले को तो वीडियो लिंक में ले रहे हो, और जिसके एक अदालत के हुक्म पे वो ये तो हाई हैंडेडनेस इतनी वाज़ेह और क्लियर है कि अब इसको ये तो डिफेंड ही नहीं की जा सकती। और माफ़ी चाहता हूँ जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी रीथिंक करना चाहिए, उनकी अपनी शख्सियात भी हैं, फिर अगला दौर भी आना है। नहीं कायद साहब देखें ना, आप अदालत के एहतराम में जाते हैं और आप पर 3 पर्चे फिर हो गए, हाँ, आपके घर पे हमला हो जाए,
कल जो पूरे पाकिस्तान पंजाब में क्रैकडाउन किया, ये यार क्या पाकिस्तान है? इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि हम इस हुकूमत को समझाएंगे कि ये मुल्क में अनारकी ना फैलाए, और इमरान खान साहब पूरी उम्मीद हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात, काजी साहब, मेरी अपनी भी राय थी इमरान खान पे, परसों कोई हालात अच्छे नहीं हैं और मुख्तलिफ मुबैना साजिशी खबरें आ रही थी। इमरान खान साहब माजी की निस्बत ज़्यादा पुरएतमाद और यकीन नज़र आए। वो कह रहे हैं यार कि आरिफ लिख लो कि ये इस हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि हुकूमत के कुछ लोगों के बारे में ये मेरे से NRO मांग रहे हैं, लेकिन मैंने NRO नहीं देना। अगर मेरा ख्याल है ये उनका असूली मौक़िफ़ है। ये तो पहले दिन से उनका ये वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी तो ना अदारों से कल इख्तलाफ था, आज भी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जनाब अगर एक मुझ पर हमला करने वाले का वीडियो लिंक पे बयान हो सकता है तो मैं इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप के अलावा मुझे इंसाफ कौन देगा? अगर मैं अदालतों के हुक्म की तामील करता हूँ तो फिर मुकदमा, ना करूँ तो तब छापे गिरफ्तारियाँ, मेरे सैकड़ों कारकुनों को पकड़ा जाता है, हरासा किया जाता है। और काजी साहब, इमरान खान साहब पर अगर जुडिशल कम्प्लेक्स से वापस आना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ मौजूदा, और इमरान खान के पास ऐसे एविडेंस है, अगर ये तहकीकात मुकम्मल हो गई तो कुछ लोगों को, साबिक वज़ीर आज़म को मारने की साजिश में सजाएं होंगी इबरतनाक। इमरान खान के पास एविडेंस समझ आती इतनी एविडेंस क्या, यानी ज़ाहिर आप वो मुझसे तो या लोगों से तो शेयर नहीं यार ये देखे ना, ये बहुत बड़ी, और मैं बता रहा हूँ शायद हुकूमत को अंदाजा नहीं है, वो समझ रहे हैं कि ये देखे ना, ये जुडिशल कम्प्लेक्स में आंसू गैस के बादल मंडला रहे हैं, और ये आंसू गैस हजारों की तादाद में इमरान खान के गाड़ी पर फेंकी गई है। ये मुराद सईद को 90% क्रेडिट मैं देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने गाड़ी को निकाला। अगर इमरान खान की गाड़ी खुदा ना हादसा वहाँ 10 मिनट और रहती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन साबिक वज़ीर आज़म तरीके से इमरान खान के पास मजबूत है। वो देखे ऊपर क्या है, पहला उधर से पत्थर मारा गया, ये जो ऊपर छत नजर आ रही है जो जी काजी साहब, ये बड़ा प्लान बना के बुलाया गया। पहले ये गाड़ी को हादसा हो गया जब वो मोटरवे पे जा रहे थे, फिर 5 जगह इनकी गाड़ी को अकेला करने की कोशिश की गई और साथ ही अंधाधुंध शेलिंग कर दी गई। तो कादी साहब मुझे लग रहा है कि ये जो भी साजिशी अनासर है जो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाह रहा है, अब जो इमरान खान के हाथ में एविडेंस आ गया है उनके गले में फंदा आ ही आए। हाँ, अब इंक्वायरी हुकूमत ने करा दी। साहब, अब खान साहब ने भी सुना है प्लान A, B, C बना के रखा हुआ है गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है, तो इस हवाले से उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटजी की वजाहत की है। कादी साहब, इमरान खान साहब ने पहले जो नाम शामिल किए थे कि मुझे ये लोग मारने की साजिश करें, उसमें एक आधे नाम उन्होंने और डाल लिए। तो मैं ये मौजूदा हुक्मरानों को एक ही गुजारिश करूँगा, अब जुल्म रोक दो। मैंने उनके आज घर देखा जहाँ पुलिस ने SPCA, ये पता नहीं लियाकत है या क्या नाम है, जिसने हमला बोला, और एक खरल है SP। इमरान खान साहब बड़े सीख पा है, वो बीच में जब एप्लीकेशन देते हुए किसी ने डंडी मार दी PTI के लीडर ने। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक एक नाम है, कोई SSP है मोहतरमा अनूश पता नहीं साहब, और कम्प्लेक्स में इस्लामाबाद पुलिस के अहम अफसर ने जिसके साथ सुबह मीटिंग की इमरान खान के बारे में, इमरान खान साहब के पास वो भी इंफॉर्मेशन है। ये जो यानी लॉ एंड ऑर्डर के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे नहीं पता, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि उनके साथ मुलाकात करने वालों को, खान साहब को ये फिर लम्हा भलमा, ज़ाहिर वो PM रहे हैं 3-4 साल, उनके भी तो हमदर्द दोस्त। ये पाकिस्तान की पुलिस है ना, ये भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ये मैंने पहली दफ़ा देखा जो ज़मान पार्क इमरान खान के घर हमला हुआ, पुलिस वालों ने कहा हम कसम खाते हैं हमारा दिल मलामत कर रहा था, हम ये क्या जुल्म कर रहे हैं। बात हुई आपकी किसी ऑफिसर से? एक नहीं, दर्जनों से। काजी साहब,
मैं ये चैलेंज कह रहा हूं पुलिस के आला अफसरान, मैं हल्फन कह रहा हूं, हल्फन ईमानदारी से, कि यार हमारा दिल बड़ा बोझल है कि ये हमसे क्या करा रहे हैं। तो पुलिस से डिसिप्लिन फोर्स है ना, वरना फायर कर देंगे। ये मैं आपको लाहौर में होने वाले छापे की इतला दे रहा हूं काजी साहब। मेरी सारी उम्र यहां गुजरी है, मैं पैदा यहां हूं, मैं पढ़ा हूं। मोहतरम आई जी साहब, डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े बज़ाहिर तो बड़े हमें नफीस आदमी नजर आते हैं। देखिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब व्हेन ही वाज ASP चूंग में जानता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बड़े समझदार दूरअंदेश हैं। शायद काजी साहब इस पर्दे के पीछे कोई और पर्दा नशीं, लेकिन बहरहाल IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को थोड़ा सा देखना चाहिए कि पुलिस ने कल जिस तरह क्रैकडाउन किया, 10-10 महीने के 10-10 साल के बच्चों को पकड़ा, स्टूडेंटों को पकड़ा। हमारी तो एक गुजारिश है कि यार बच्चों का कैरियर तबाह ना करें। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, आप ले जाएंगे जेलों में, उन्हें दहशतगर्द साबित करेंगे, तो क्या कर रहे हैं भाई? छोड़ मैं आपको सुनवाता हूँ। हमारे निगरान वज़ीर आला हमारे दोस्त जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी किसी अज़्म का इज़हार किया, ज़रा वो सुनवाते हैं आप। मुसलसल पुलिस वालों को मार रहे हैं। अब तक की पॉलिसी ये थी कि नहीं, बस आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है। उनको रात को कह दिया है कि जो कोई आप पे उंगली उठाएगा उसका जवाब उसी तरह आपने देना, अब नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब ने भी कोई बात की है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। ये उस्मान अनवर ने और पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये मामला खराब हुआ। और अब आज जो ये वज़ीर आला, जो मैं समझता हूँ कि अपने कद से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा है। जो लोग इसको पुराना जानते हैं तो पता है ये इस जोगा नहीं है, और उतनी बात करनी चाहिए जो आप फिर बाद में निभा सके। तो ये माजराई की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। मैशत का बुरा हाल है, सियासत का भी बुरा हाल है, लोगों का बुरा हाल है। मोहसिन नकवी साहब को भी मैं थोड़ा सा पुराना जानता हूँ, शायद आप भी जानते हैं। वहाँ बड़ी अमूमन वो इस मिजाज की गुफ्तगू बड़े नहीं नरम करते। खूह आदमी है वैसे तो। ऐसी नहीं गुफ्तगू कह रहे हैं पुलिस को मुसलसल मारा जा रहा है, मैंने तो कहीं नहीं देखा। हाँ, पुलिस पर ना हाथ उठाना चाहिए, पुलिस के यूनिफॉर्म हमारे मुहाफिज हैं, और ना पुलिस पर पेट्रोल बम अगर कोई फेंकता उसे करार वाक़या सजाए दे। लेकिन नहायत काबिल एहतराम वज़ीर आला साहब, पुलिस जो जुल्म सितम की दास्तां बना रही है घरों में जाके, थोड़ा सा उस पर भी नज़र करम करें। जब आपकी पुलिस को पता था, ये CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो उसके घर गई है कि इमरान खान उधर जेल और इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत थी घर में जाके वो करने की कि खातून हाला अकेली हो, और आपने उधर से पता नहीं क्या क्या बरामद कर लिया। आज मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब ये क्या है? कहते हैं यार मैं आपको असला चलाने वाला लगता हूँ। कहते हैं ये तो पानी की बोतलें ले गए हैं, मेरे फ्रिज को खोलते रहे, अलमारी में छीलते रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले गए हैं, उसको बम कह रहे हैं। यार ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक दो बंदे इमरान खान के करीब है, उन्होंने 2-4 अफसरों को बचाया है। ये कोई खरला SP मॉडल टोना या पता नहीं क्या है, उसने बड़ी तबाही डाली है। जिले शाह के इशू पे भी मेरी उनसे बड़ी डिटेल आज गुफ्तगू हुई। तो मेरा ख्याल है मोहतरम IG साहब को थोड़ा सा देखना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, यही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब सानिया माल्टन हुआ, इन्हीं के हुक्म पर हुक्मरानों के। उस वक्त भी काजी साहब गलती से मैं विटनेस कहता रहा, और ये दोनों तीनों। अच्छा नहीं भट्टी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आप इसको इस एंगल से देखें, बड़ी पोलराइजेशन है इंडिया में। कभी मैंने नहीं सुना मोदी से कि वो राहुल गांधी को दहशतगर्द कह रहा हो, या राहुल गांधी, हाँ बड़े मसाइल हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ दहशतगर्दी की है उसने, कश्मीर में भी की है, गुजरात में भी की थी, मगर आपस में जब एक दूसरे से मुकालमा करते हैं तो वो ना किसी को कोई गद्दार कहता है, ना किसी को कोई जो है वो दहशतगर्द कहता है। काजी साहब मेरे नज़र में पश्तूनों के बारे में कहा, पश्तून हमारे से ज़्यादा मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान उनका है जितना हमारा है, लाहौर भी उनका, करोड़ों दफ़ा आए जाए। ये एक गलत रवायत है, कभी जाग पंजाबी जाग तेरी पागनों लग गया दाग, कभी सिंधु देश के नारे। तकसीम कर रहे हो भाई, आप नेशनल लेवल के लीडर हो, आप मुल्क की सतह पर सोचो, आप चारों सूबों को आपस में जोड़ो, ना ये कि नफरत की दीवार पैदा करो। इनसे आपका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। कादी साहब ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वाहिद जमात है जिसके चारों सूबों में वादे अक्सरियत है, तो यार उसको अगर दीवार से लगा के या दहशत गर्दी की खुदा ना हास्ता लगाओगे, ये दहशत गर्द तंजीम है,
कम से कम उनका वोटर्स इस वक्त 3 करोड़ है, तो इसका मतलब है 3 करोड़ पाकिस्तानी दहशतगर्द है। इमरान खान को कह रहे ना जमात है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। मिनिमम उनका वोटर इस वक्त जो मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का 3 करोड़ है। 3 करोड़ लोगों को आप दहशतगर्द कहोगे तो ये मुल्क कौन चलाएगा मुल्क? 3 करोड़ पे आप तो मोहर लगा रहे हो कि ये दहशतगर्द है। बात ये है कि जितने भी हमारे यहाँ कैसा भी इनके पास क्या 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 एविडेंस है कि ये 3 करोड़ अवाम को जो तरीके इंसाफ है उसे दहशतगर्द करार देने, कोई वजह बताए ना मुझे, थोड़ी सी कोई रीजन तो बताए ना। देखिए वो तो अब जिस जो हाई हैंडेडनेस हो रही है वो आपके सामने। दहशतगर्दी तो मैं इस पे अगर एक जुडिशल कमीशन बना दें कि क्या चीज़ थी, क्यों यहाँ पे किया गया, जो रेड किया आपने यहाँ पे और दरवाजे तोड़े गए साहब, अब मैं बता दूं और अंदर घरों में जाके, तो मैं बता दूं कि सूबे नहीं, कोई अदारे नहीं, मौजूदा PDM को अंदाजा है कि इलेक्शन की सूरत में इमरान खान की वाद अक्सरियत आएगी। ये जो गवर्नमेंट है ये मैसेज उनकी तरफ से ये कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो हार जाएंगे, हमारी हुकूमत जाती है चले जाए, लेकिन इमरान का रास्ता रोको क्योंकि उसने किसी को NRO नहीं देना, उसने डील नहीं करनी। प्लानिंग के साथ अदारों के दरमियान और PTI के दरमियान गलतफहमी पैदा की जा रही है, जिसका मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं क्लियर करता हूँ अदारे मेरे थे, मेरे हैं, मैं वाहिद आदमी हूँ जो अदारों को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। तो अब सिर्फ और सिर्फ शिकस्त देख के आपने शायद आपकी नज़रों में नहीं गुजरा, माफ़ी चाहता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान कि 2 सूबों की इलेक्शन को आवाम कबूल नहीं करेगी, हम उस पे भी बात करते वो है आपके पास शॉर्ट। बिल्कुल वो बड़ा दिलचस्प है, मैं भी उस पर गुजारिश करना चाहूँगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं। ये सूबों में इंतखाब के नकात का मामला क्या है, पेट्रोल, मैशत, इस पर तो हम बात करेंगे ही क्योंकि ये बहुत ही हमारे गंभीर इशू है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। राना सनाउल्लाह साहब का पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ इलेक्शन के हवाले से, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। इलेक्शन इस मुल्क में हमारी तो कोशिश यही है केयर टेकर सेटअप के तहत हो, पूरे मुल्क में एक ही बात। पूरे मुल्क में फिर कैसे एक साथ हो सकते हैं? क्योंकि तो आप साहब ये भी मेरा ख्याल है, अगर वो देखें, अगर आपके पास टाइम है, कि उन्होंने कहा 2 सूबों के इलेक्शन को अवाम नहीं मानेगी। देखिए गाइस साहब, ये मौजूदा हुक्मरान इस असम्बली को हराम करार देते थे, कहते थे खलाई मखलूक ने बधांधली की है 18 की। तो मेरे भाई 14-13 जमातें आप मिली हुई हो, मुल्क माशी तौर पर आपने दिवालिया कर दिया, जिसको खुद तस्लीम वज़ीर दफा ने किया। मुल्क आपसे चल नहीं रहा, कत्लो गारत हो रही है, गिरफ्तारी के बाजार आपने गर्म कर दिए। एक सूबा जो आपका भाई है, आप उसको बारे में तासुर ये दे रहे हो कि खुदा ना हास्ता वो दहशतगर्द है। तो मेरे भाई हुकूमत नहीं चल रही, वैसे भी 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था 18 में, तो करा दे इलेक्शन फौरी तौर पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2 सूबों के नताइज नहीं मानेंगे, तो काई साहब ये वज़ीर दाखिला के मुंह से ये अल्फाज मुनासिब नहीं। उसकी वजह बता देता हूँ। अगर आप मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अगर वक़्त से पहले असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 दिन में कराने हैं, एक दिन भी मावरे आइन होगा। कहते हैं आवाम तस्लीम नहीं करेगी। जब आपकी आइन ये कहता है इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है, तो आप कौन होते हैं कि मैं कबूल नहीं करूंगा? ये खाला जी का घर थोड़ा, अब मैं कह दूं कि जी फलां मीनारे पाकिस्तान मेरा है तो मेरा हो जाएगा, मेरा तो नहीं होगा। इसी तरह ये राना साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि ये कबूल ना करें, लेकिन आइन इनकी मर्जी से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और आइन की तशरीह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, और वो फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन करवाएं। तो अब इलेक्शन से फरार का तरीका आइन से नराफ के मुताबिक हो रहा है, तो इन्हें गलती है कि इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में करे, वोट दे जिसको अवाम दे। बट्टी साहब पता है वोट जो है सारे सब आप ये बताएं, ये वज़ीर दाखिला है, डू यू थिंक ने ये नहीं समझ होनी चाहिए कि 2 सूबों में आइन कहता है इलेक्शन हो सकते हैं? मैं तो ये बात भी सोच रहा था कि जब इनसे ये सवाल किया गया, और हम सब की ज़िंदगी की दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी को भी खुदा न खास्ता जो है वो थ्रेट्स हैं कि जी इधर डाल दो उधर डाल दो। वो जो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में बात की थी, तो ये क्या है, ये किस किस्म का, मैं कुछ सुनवाना चाहता हूँ आप। देखें, मैं पहले, हमें राना सनाउल्लाह साहब की ज़िंदगी उतनी अजीज़ है, जितनी शहबाज शरीफ साहब की, हमजा साहब की, हर की,
यार ये तो आपका अल्लाह कहता है खर खासो आम की ज़िंदगी की हिफाजत करो। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब आजकल ना कोई एक वॉइस ऑफ डिसेंट जो उनकी हैं तो अभी मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून में ही बजाए, अब साथ दिया होगा, ये बात वो कर रहे हैं कि ये तो फिर मुस्लिम लीग नून को ये बात करनी नहीं चाहिए, ये जी अपना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो तो न्यूट्रल थे। कादी साहब ये देखे, अब ये बदनाम अदारों को कौन कर रहा है? उन्होंने, ये आपको पता नहीं है शायद कि ये पहले मशीर ख़जाना थे और नून लीग के 3.5 साल बुरे वक्त में तर्जमान हैं, जब इसहाक डार साहब इश्तिहारी थे, वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में साथ दिया होगा, साथ दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि शहबाज शरीफ का इशारा है, जो नून लीग में कुछ लोग अदारों के खिलाफ उगलते रहे हैं, वो उनके इनके बारे में पीएम सब कह रहे हैं। मेरा तो ख्याल यही है। अब आपके सामने पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अमेरिका नहीं, फौज ने साथ दिया है, ये तो मिफ्ता इस्माइल सब कहते हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो फिर मिफ्ता इस्माइल और ये साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। हाँ, वो कुछ लोग तो कहते हैं ये उनके रिकमेंडेड थे, इनके रिकमेंडेड थे, तो यकीनन आर्मी चीफ से उस वक़्त के इनके साथ मरासम भी होंगे। अब इनको वहाँ से इसहाक डार पर तब्दील भी कर दिया गया है। और अगर ये कह रहे हैं तो फिर मौजूदा हमारे पाक फौज के सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि इस किस्म की बातों को रोकने के लिए एक जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, या वो समझते हैं कि क्यों अदारों का नाम बार बार आ रहा है, कहीं एक आधा आदमी तो शरारत का बायस नहीं बन रहा। अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान करना और मरियम नवाज का खसूसन ये दावा करना कि हमारी हुकूमत तो आई 28 नवंबर को है, तो इससे अदारों की जो मेरे और आपके अदारे हैं, इसे अपने और मेरे और तेरे अदारे बनाए जा रहे हैं, जो कि रवायात अच्छी नहीं है। भाई साहब, अब मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि साथ दिया, तो मैं क्या कहूँ इसके बाद। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। अब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो IMF ने किया है कि जनाब वो किसी किस्म के हमारे मेज़ल प्रोग्राम जो है उसका खात्मा चाहते हैं। आज उनकी तरफ से तरदीद आई है, मगर वो तरदीद कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा तायद कर रहे हैं। अजीब सी कहानी है। और ओवरऑल मीशत पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे जो तकलीफ़देह पहलू है वो हमारी मीशत का। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। उनकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। कुछ अजीब व गरीब सी र्यूमर मिल चल रही थी, जिसे आज किया है किसी हद तक IMF ने ख़त्म, लेकिन ज़रा सुनिएगा साद रफ़ीक साहब वफाकी वज़ीर 1-2 दिन पहले क्या कहते हैं। सुनाइए जी। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पे कमजोर मुल्क है, माशी तौर पे लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। ये डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये इशारा था शायद जो बाद में गुफ्तगू चली, जो हमारा मिज़ल प्रोग्राम है, मगर आज IMF ने उसकी तरदीद कर दी। तो आप इसको क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं इस हवाले से? देखिए, यहाँ तक ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है। मैंने तो वहाँ पर कई साल, 12 साल मैंने काम किया, और उस दौरान में 2-3 ऐसे ममालिक थे जिनकी अमेरिका से बहुत बड़ी टक्कर थी। लीबिया था, निकारागुआ था, और हमने कभी भी इस किस्म के जो शराइत हैं IMF में कभी डिस्कस होते भी नहीं देखे। ये IMF का काम ही नहीं है, ना ही इस पे उनकी महारत है, और ना ही वो किसी एक मुल्क से इन मामलों में डिक्टेशन लेते हैं। ये याद रखा जाए कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सबसे ज़्यादा जो से प्रेशर आता रहा है तो वो तो अमेरिकन से आता रहा, और वो उनके भी इतने वोट नहीं है, 22-21% से ज़्यादा उनका वोटिंग पावर नहीं है। वहाँ पर बहुत से और ग्लोबल पावर्स बैठे हुए, तो उनको अपनी इस किस्म की जो मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को IMF की पॉलिसी के अंदर उसको जो वीव करना, उसके अंदर डालना जो है ना, ये गैर मुमकिन है। ज़ाहिर है उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। ये तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत ने ये जो अफवाह फैलाई सिर्फ इसलिए कि उनकी जो बाकी जो उनकी माशी इक्तिसादी पॉलिसियों की जो फेलियर है, जिसकी वजह से IMF आगे नहीं बढ़ रहा, ये उसके ऊपर एक
पर्दा डालने के लिए उन्होंने अपने आप को मुहिब्बुल वतन बनाया कि नहीं जनाब, हम तो अपने इस मिसाइल प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करें, इसको बचा रहे हैं, इसलिए हमसे मुआहदा नहीं हो रहा। मुआहदा इनका उससे इसलिए नहीं हो रहा कि ये इनकी जो तमाम गलत पॉलिसी हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अहम बात की कि अपनी नाकामियां को छुपाने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक इतने हसास इशू को हुकूमत के बुज़रा उसकी आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये अफवाह साजी कर रहे हैं, यही अगर मैं समझाऊं तो बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं? मेरे ख्याल में तो जी प्लीज फरमाइए। नहीं आप सवाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि क्या वजह है कि 13 जमातें मिली हुई हैं, हर किस्म की सपोर्ट भी है, और इसहाक डार साहब 4 दफ़ा कह चुके हैं सुबह हो रहे हैं मामला था IMF से एग्रीमेंट कल हो रहे हैं, सुबह हो रहे हैं, तो अभी तक हो नहीं पा रहे। इसकी वजूहत क्या है और इसके नुकसान मजीद क्या हो सकते हैं खुदा न खास्ता? देखिए IMF की जो भी उसके वजूहत हैं, पहले तो मैं हुकूमत की ये जो बयानात हैं उनके ऊपर तबसरा करूं। आप मुझे बताइए कि आप पिछले महीने में ही सिर्फ जो इनके बयानात हैं उस पर कोई भी बयान पूरा उतरा है नहीं उतरा, उस पर ना ही पाकिस्तान के अवाम को कोई भरोसा है और ना ही बैनुल-अक़वामी इदारों को है। इसीलिए ये जो बात जो ज़ाहिरन फंसी हुई है वो इस बात पर है, IMF ने कहा है कि आपको जून 30 तारीख तक $7 अरब जो कर्ज़ा वापस देना है, उसके रोल ओवर उन कर्ज़ों को आगे बढ़ाने का हमें एक यकीन दहानी दिलाएं उन ममालिक से जिनको आपने ये कर्ज़े देने हैं, यानी कि चीन, सऊदी अरेबिया और शायद उसमें UAE भी है। अब ये बार बार कह चुके हैं IMF को हमारी हुकूमत कि जी हमें यकीन है कि वो हमें देंगे, लेकिन IMF के इदारे को आप इस हुकूमत के ऊपर उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो कहते हैं हमें उनसे लिखवा के दें कि वो आपको जून तक ये पैसे देंगे वरना आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वरना प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। अब जब उन ममालिक से पाकिस्तान रब्ता करता है कि आप हमें कुछ लिख कर दें, तो जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक असल बात क्या है वो अल्लाह को पता होगा, लेकिन जो काफ़ी तस्दीक शुदा सोर्सेज से मुझे पता चली है वो ये कहते हैं ये ममालिक कि भाई समझौता आपका और IMF का है, हम उनकी शराइत के पाबंद नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम से अपनी शराइत के मुताबिक आपको ये लोन रोल ओवर करेंगे। लेकिन बहरहाल वो ये कहते रहे हैं कि हमने आपको बार बार कर्ज़े दिए, वो आपने ज़ाया किए। मुल्क हर बार जब आप लोग फिर आते हैं तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किलात में फंसा हुआ होता है। आप मेहरबानी करके एक रिफ़ॉर्म प्रोग्राम लाएं, और अगर हमारे पास कोई रिफ़ॉर्म प्रोग्राम की वो शक्ल नहीं है तो आप IMF के साथ समझौता करके लाएं। वो कहते हैं IMF को पहले करें, IMF कहता है पहले इनसे आप लिखवा के लाएं। तो इसमें जो हम फंसे हुए हैं वो इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत की कोई स्टैंडिंग नहीं है, ना IMF के पास ना ही हमारे इन दोस्त ममालिक के पास। दोस्तों को ये कहते हैं कि IMF हमें प्रोग्राम दे रहा है, वो कहते हैं हमें लिख कर दिखाएं, हमें प्रोग्राम अप्रूव बोर्ड से करवा के दिखाएं। और जब IMF के पास जाते हैं वो कहते हैं हमें लिख कर लाएं इन ममालिक से। तो एक हुकूमत की जब मुकम्मल मॉरल बैंक्रप्सी हो जाती है, उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं आता, वो देख रहे हैं कि ये अपने आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इश्यूज़ के ऊपर, इलेक्शन के इश्यूज़ के ऊपर, और जिस तरीके से ये अपोजिशन से डील कर रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की हुकूमत से बिल्कुल उनके ऊपर एतबार इनका ख़त्म हो चुका। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमें चीन से रोल ओवर चाहिए, उधर चीन हमसे जो IPPs के $1.25 बिलियन मांग रहा है, और दूसरा ये भी साथ ही $100 पेट्रोल कम करके कोई टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रहे हैं। इज़ इट फिजिबल? हो तो बहुत अच्छी बात है, आवाम को फ़ायदा पहुँचे। इन दो बातों पर ज़रा काइंडली रोशनी डालिएगा।
पहले मैं पेट्रोल की सब्सिडी पर बात करूं। देखिए, पेट्रोल पंप के ऊपर जब पेट्रोल मिलता है पंप को, वो एक ख़ास कीमत पर मिलता है। अब वो पेट्रोल पंप खुद किसके लिए कीमत कम करेगा और किसके लिए ज़्यादा करेगा, उसके पास ये गुंजाइश कहाँ होगी कि मोटरसाइकिल वाले और छोटी गाड़ियों वाले के लिए 50 रुपये सस्ता पेट्रोल दे, या तो उनको सस्ता पेट्रोल मिला हुआ हो पहले से तो वो उनको देंगे, और फिर ये पता नहीं चलता कि वो सस्ता पेट्रोल वो उनको बेचते हैं या कि बड़ी गाड़ियों वालों को बेचते हैं ज़्यादा कीमत पर। ये एक ऐसा इनका प्रपोज़ल है कि मुझे तो इसमें कोई प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी नज़र नहीं आती। खैर, इंतज़ार करते हैं 6 हफ्ते क्या ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। ये एक और वादा है जो मेरे ख्याल में पूरा नहीं हो सकेगा, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर रहनुमाई फरमाए क्या डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की तैयारी कोई है नहीं, इन फ्यूचर प्लान है कोई नहीं, ये डंग डपाओ पॉलिसी के आज चल जाते हैं कल देखी जाएगी, इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बादिउल नज़र में। आप क्या फरमाते हैं? बिल्कुल जी, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैं वो कई बार मेरे साथ बैठकर भी वो कैपिटल टॉक में और कई दफ़ा इन्हें बयानात आए हैं कि हमें रूस से सस्ता तेल मिलने वाला है। वो आज तक नहीं आया। वही सस्ता तेल ही गरीबों को दे दें सस्ता, उसके जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होंगे। हमें तो कहीं पर भी इनके जो ऐलानात हैं उस पर अमल होते हुए नज़र नहीं आता, और ना ही इनके पास कोई इकनॉमिक प्लान है। देखिए, मैं आपको, और मैंने इस पर एक अभी मजमून भी लिखा था डॉन में 10 मार्च को, कि अगर IMF के साथ इन शराइत पर अगर प्रोग्राम हो भी जाए जिस पर इस हुकूमत ने एग्री कर लिया, उसके साथ उनके मुआहदा कर लिया है, ये पाकिस्तान की मईशत को और डुबाएगा। देखिए, जो IMF की शराइत हैं वो इस मुल्क की पॉलिसियों के मुताबिक वो शराइत बनती हैं। अगर इनकी पॉलिसियाँ गलत होंगी तो वो जो इतनी सख्त शराइत रखते हैं वो हमें, हमारी मईशत को और डबोती हैं। अगर ये लोग अपनी पॉलिसियाँ पहले से ही कुछ हद तक सही सिमत कर लेते तो IMF की शराइत ऐसी ना होती। मेरा पूरा यकीन है कि जून 30 तारीख तक अगर IMF का प्रोग्राम हो भी जाए, इनको पैसे मिल भी जाएं, उसके फ़ौरन अगले दिन हमें एक नए प्रोग्राम, एक नई भीख मांगने की उसमें साइकिल में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत का ये कोई हल नहीं है IMF का प्रोग्राम। ये सिर्फ इन 4 महीनों तक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा सकेगा। उसके बाद क्या होता है वो तो हालात अगले साल के इससे बदतर होंगे। आपको मैं एक मिसाल दे दूं, आज अखबार में आया कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और भी कम हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट इसको कहते हैं जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी डॉलर की ख़रीदने और कमाने की और ख़र्च करने के जो बैलेंस होता है वो है, उसमें बेहतरी आई है। वो बेहतरी आई है बावजूद इसके कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो आपकी रेमिटेंसेस हैं वो 19% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, 9% आपकी रेमिटेंसेस कम हुई है। तो आपके अगर डॉलर की कमाने की जो कमाए हुए डॉलर इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, उसके बावजूद अगर बेहतरी आई है वो इसलिए कि इन्होंने इंपोर्ट्स मुकम्मल बंद कर दी हैं। LCs किसी चीज़ की नहीं खुल रही, और उसका असर क्या होता है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, इसीलिए आपके एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। इस वक्त जो स्टॉक्स में जो थोड़ी बहुत अशिया पड़ी है वो मार्केट में है। इस वक्त मईशत बंद होने को जा रही है। ये लोग इनके पास ये कमाने की कोई सलाहियत रही नहीं, न मईशत में और न ही किसी चीज़ को चलने दे रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने एक पॉलिटिकल अनसर्टनटी पैदा कर दी है, इसमें तो न कोई इन्वेस्ट कर रहा है, न कोई इंपोर्ट कर रहा है, न कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले सकता है कि पता नहीं वो उसको पूरा कर सकेगा कि नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ सूद की मद में ये लोग बैंकों को बेतहाशा पैसा दे रहे हैं। इस साल इन्होंने अभी सूद की जो शरह है वो 20% तक पहुँचा दी है। देखिए, इस साल सिर्फ सूद की मद में बजट से 5000 अरब
रुपए जो है वो बैंकों को जाएगा। आपके जितने भी टैक्सेस हैं उसका 60-65% पैसा तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को जाएगा। तो आप तक क्या पहुंचेगा, मईशत तक कहाँ पहुंचेगा? तो ये सरासर इनकी जो पॉलिसी है हर सिम्ट में वो गलत हैं और ये मईशत को बंद कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि सुना है एक सऊदी बैंक हमारी एलसी खोल रहा है पेट्रोल के लिए, खुदा न खास्ता कोई इस तरह इम्पेंडिंग क्राइसिस तो नहीं है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये हर चीज़ चूँकि हम इंपोर्ट बेस्ड थी हमारी सारी प्रोडक्शन, तो वो भी बंद पड़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्राइसिस तो नहीं होगा जिस तरह हम कुछ दूसरे मुल्कों में देख चुके हैं? कि देखिए, यही सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इसी बात का है कि अगर हमारे ये IMF का प्रोग्राम नहीं चलता और उसके साथ साथ जो दीगर हमारे जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इनसे पैसा नहीं आता तो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिज़र्व्स हैं उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा कि बैरूनी ममालिक आपके LCs जब आप खोलें तो उनको वो ऑनर नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि आपके पास डॉलर नहीं है। पहले तो हम LC खोल नहीं रहे, सिर्फ वो चंद चीज़ों के LCs खोलते हैं, लेकिन अगर बैरूनी बैंकों को, बैरूनी ममालिक को ये शक पड़े कि पाकिस्तान अपनी जो वादा शुदा डॉलर है वो नहीं दे सकेंगे तो वो वहाँ से वो खाम तेल हुआ या कोई और चीज़ नहीं भेजते। ये तरीक़ाकार होता है फाइनेंशियल पेमेंट्स का और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान इस लाइन पे जाए और आपको खाम तेल की भी जो सप्लाई है उसमें कमी आ जाए तो ये याद रखिए कि पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन जो है खाम तेल की वो इतनी नहीं है कि इस वक्त की जो हमारे पेट्रोल और डीज़ल की जो कंजम्पशन है उसको पूरा कर सके। और हमारे आर्म्ड फोर्सेस की अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात में जंग छिड़ जाए, किसी और बात पर हमारे जो दुश्मन वो है मुल्क के दुश्मन है, उन्होंने कोई ऐसे काम कर दिया तो आपके पास हर किस्म के शॉर्टेजेस होंगे। और पाकिस्तान के जो जोग्राफिया है वो ऐसा है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, जो हमारे समंदर से आने वाला सामान है वो सारा जनूब में पहुंचता है और शमाल में पहुंचाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क चाहिए, जिसके लिए आपको ऑयल की और डीज़ल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर आपका कोई भी इस किस्म की वो आ जाए तो श्रीलंका से बदतर यहाँ पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं रोकना तो नहीं चाह रहा था मगर आपने हमें एनलाइटन किया, हमेशा एनलाइटन है मगर वक्त ख़त्म हो चला। नाज़रीन, ये बात हुई हमारी डॉक्टर साहब से। अल्लाह करे कि हम इन लड़ाइयों को ख़त्म करें। ये जो आपने इसको पुलिस स्टेट बनाते जा रहे हैं, ये ख़त्म करके इन कामों की तरफ आएँ तो शायद आपकी पॉपुलैरिटी भी वापस आ जाए, वरना तो फिर अल्लाह ही मालिक है। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।